बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ियों के बीच बसा था एक छोटा सा गांव, नाम था भटपुर। बाहर से ये गांव शांत दिखता था, लेकिन इसके अंदर बहुत से राज दबे हुए थे। मिट्टी के घर, तालाब के किनारे हरे पेड़ और लोगों के बीच छोटी छोटी खुशियां। मगर इस गांव के एक कोने में रहते थे चार बदनाम ठग, रामू, हरिया, सुल्तान और भोला। चारों की अपनी अपनी खासियत थी। रामू सबसे चालाक, हरिया सबसे ताकतवर, सुल्तान सबसे तेज और भोला सबसे बड़ा धोखेबाज। गांव वाले उनसे डरते भी थे और नफरत भी करते थे। कोई जानता था कि अगर कुछ चोरी हो जाए तो पीछे इन्हीं का हाथ होता है, लेकिन कोई सबूत कभी नहीं मिल पाता था। एक शाम, जब सूरज पहाड़ियों के पीछे छिप रहा था, चारों ठग अपने पुराने खंडहरनुमा घर में बैठे थे। हवा में बीड़ी का धुआं घुला हुआ था। रामू बोला, अब छोटी मोटी चोरी से क्या होगा, एक बड़ा काम करना होगा जिससे हमारी जिंदगी बदल जाए। हरिया हंसते हुए बोला, बड़ा काम मतलब राजा का खजाना लूटना है क्या? रामू मुस्कुराया, बिल्कुल, राजा का खजाना ही असली लक्ष्य है। सुल्तान थोड़ा डर गया, बोला, अगर पकड़े गए तो सिर कलम कर देगा राजा। रामू बोला, डरने से कुछ नहीं होगा, जो डर गया वो मर गया। अब हमें अपने नाम का झंडा गाड़ना है। भोला ने कहा, मुझे मंजूर है, बस हिस्सा बराबर होना चाहिए। रामू बोला, बराबर ही मिलेगा, अगर सब वफादार रहो। अगले कई दिनों तक चारों ठग गांव के पास महल की निगरानी करते रहे। उन्होंने देखा कि पहरेदार कैसे बदलते हैं, कहाँ अंधेरा ज्यादा होता है और खजाने का कमरा किस दिशा में है। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था। एक रात, जब बादलों ने चांद को ढक लिया और गांव सन्नाटे में डूबा हुआ था, चारों ने अपने चेहरे काले कपड़े से ढक लिए। महल की दीवार फांदी और धीरे धीरे भीतर घुस गए। सुल्तान ने ताला तोड़ा, हरिया पहरा दे रहा था, भोला निगरानी रख रहा था और रामू सबका संचालन कर रहा था। खजाने के कमरे के अंदर सोने की ईंटें, चांदी के बर्तन और गहनों से भरे बक्से थे। चारों के चेहरे पर लालच साफ झलक रहा था। रामू बोला, जो उठा सको उठा लो। सबने अपनी थैलियां भरनी शुरू की, लेकिन तभी एक हल्की सी आवाज आई, जैसे किसी रस्सी के खींचने की। अचानक अलार्म की घंटी बज उठी। राजमहल गूंज उठा। सैनिक मशालें लेकर दौड़ पड़े। चारों ठगों ने एक दूसरे की ओर देखा और रामू चिल्लाया, भागो। हर दिशा में अफरातफरी मच गई। सुल्तान दीवार कूदते वक्त पकड़ा गया। हरिया घायल होकर खेतों में गिर पड़ा। रामू और भोला किसी तरह जंगल की तरफ भाग निकले। जंगल में कुछ देर भागने के बाद दोनों एक पुराने पेड़ के नीचे रुके। रामू हांफते हुए बोला, सुल्तान पकड़ा गया, हरिया का पता नहीं, अब बस हम दो बचे हैं। भोला बोला, अब क्या करेंगे? गांव वापस जाएंगे तो लोग पहचान लेंगे। रामू ने शांत स्वर में कहा, मैं गांव लौटूंगा, लेकिन एक नए रूप में। भोला ने हैरानी से पूछा, कौन सा रूप? रामू बोला, राजा बनने का। भोला ठाका मारकर हंस पड़ा, तू राजा बनेगा? तू तो ठग है। रामू मुस्कुराया, ठग ही तो सबसे बड़ा खिलाड़ी होता है। भोला, राजा लोग जो सिंहासन से करते हैं वो हम गलियों से करते हैं। फर्क बस इतना है कि उनका अपराध राजनीति कहलाता है। रामू की बात भोला के दिमाग में बैठ गई। उसने कहा, अगर तू राजा बनेगा तो मुझे क्या मिलेगा? रामू बोला, तू मेरा दाहिना हाथ रहेगा, पर याद रख, जरा सी गलती और सब खत्म। भोला बोला, ठीक है, मैं तेरे साथ हूं। कई दिन बीत गए। राजा वीरेंद्र सिंह के दरबार में एक साधु के आने की खबर फैली। कहा गया कि वो साधु भविष्य बता सकता है और किसी भी संकट का समाधान कर सकता है। वही साधु था रामू। उसने अपने बाल बढ़ा लिए थे, लंबी दाढ़ी रख ली थी और चेहरे पर राख मल ली थी। अब कोई भी उसे पहचान नहीं सकता था। दरबार में पहुंचकर रामू ने गहरी आवाज में कहा, महाराज, आपके राज्य पर संकट आने वाला है। चार पापी आत्माएं आपके खजाने पर नजर रखे हुए हैं। अगर उनमें से एक को आपने आशीर्वाद दिया और सत्ता सौंपी तो राज्य बच सकता है। राजा चौंक गया। मंत्री माधव राय बोला, महाराज, ये साधु शायद छल कर रहा है। रामू ने शांत स्वर में कहा, मुझे परख लीजिए, जो कहूंगा सत्य होगा। उसने कई छोटे छोटे चमत्कार दिखाए, पानी से फूल उगाना, सिक्के गायब करना, दीवार पर मंत्र उकेरना। असल में ये सब उसके ठग दिमाग की चाल थी। राजा प्रभावित हो गया। उसने कहा, आप मेरे आध्यात्मिक सलाहकार बनिए। रामू की चाल सफल हो चुकी थी। अगले कुछ महीनों में रामू ने महल के भीतर अपना प्रभाव बढ़ा लिया। वो राजा के करीब रहने लगा, फैसलों में राय देने लगा और धीरे धीरे लोगों के मन में यह विचार बैठा दिया कि राज्य की समृद्धि उसी की वजह से बढ़ रही है। एक दिन उसने भोला को महल के गार्ड के रूप में भर्ती करवा लिया। अब दोनों फिर से एक साथ थे, लेकिन नए किरदारों में। राजा धीरे धीरे बीमार पड़ने लगा। रामू ने दवाई के नाम पर उसे हल्का जहर देना शुरू किया। मंत्री माधव राय को शक हुआ, लेकिन कोई सबूत नहीं मिला। कुछ ही दिनों में राजा वीरेंद्र की हालत बिगड़ती चली गई। मरने से पहले उसने दरबार में कहा, अगर मुझसे कुछ हो गया तो राज्य का कार्यभार साधु जी के हाथों में रहेगा। सब दंग रह गए। कुछ ही दिनों में राजा की मौत हो गई। राज्य के लोगों ने उसी साधु को राजा बना दिया, राजा रामदेव, यानी वही ठग रामू। राजा रामदेव के राज्याभिषेक का दिन पूरे भटपुर में धूमधाम से मनाया गया। मंदिरों में घंटियां बज रही थीं,
गलियों में फूल बरसाए जा रहे थे। लोग सोच रहे थे कि ये कोई चमत्कारी साधु है जो राजा बनकर राज्य में खुशहाली लाएगा, लेकिन कोई नहीं जानता था कि ये साधु नहीं, एक ठग है जिसने अपनी चालाकी और झूठे चमत्कारों से सबको बेवकूफ बना दिया था। रामू अब सिंहासन पर बैठ चुका था। उसके चेहरे पर वैसी ही मुस्कान थी जैसी किसी जुए में जीतने वाले की होती है। भोला उसके पास ही खड़ा था। अब वो महल का सेनापति बन गया था। दोनों का सपना पूरा हो गया था, पर अब शुरू हुआ था असली खेल। रामू को सत्ता की भूख लग चुकी थी। वह चाहता था कि पूरा राज्य सिर्फ उसके नाम से डरे। उसने कर बढ़ा दिए, किसानों से जमीनें छीन लीं और सैनिकों को रिश्वत देकर अपने काबू में कर लिया। धीरे धीरे उसका चेहरा साधु का नहीं, शैतान का बनता जा रहा था। भोला, जो पहले उसका साथी था, अब उसके लालच से परेशान होने लगा। उसने देखा कि राजा अपने पुराने दोस्तों को भूल चुका है। हरिया और सुल्तान की कोई खबर नहीं ली। भोला बोला, राजा, याद है तूने कहा था सब बराबर हिस्सा पाएंगे? रामू ने हंसते हुए कहा, वो ठगों के दिन थे भोला, अब मैं राजा हूं। भोला ने गुस्से में पूछा, तो मैं क्या हूं? रामू बोला, तू मेरा नौकर है। ये सुनकर भोला का खून खौल उठा। उसने उसी पल कसम खाई कि इस धोखेबाज को गिराकर रहेगा। उधर सुल्तान, जो पकड़ा गया था, जेल में तिल तिल कर जी रहा था, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। एक रात बिजली कड़कने के साथ जेल की दीवार ढह गई। सुल्तान भाग निकला। जंगल के रास्ते वह किसी तरह गांव पहुंचा और उसे पता चला कि वही रामू अब राजा बन चुका है। सुल्तान के अंदर आग जल उठी। जिसने मुझे छोड़ा वो अब ताज पहने बैठा है। सुल्तान और भोला की मुलाकात एक रात पुराने अड्डे पर हुई। दोनों चुप बैठे रहे कुछ देर। फिर भोला बोला, जिस आदमी ने हमें धोखा दिया उसे गिराना होगा। सुल्तान बोला, राजा बना है वो, गिराना आसान नहीं होगा। भोला बोला, राजा नहीं ठग है, और ठग की हार हमेशा चाल से होती है, तलवार से नहीं। दोनों ने मिलकर योजना बनाई, एक ऐसा झूठा खेल जो रामू को खुद अपने जाल में फंसा दे। राजमहल में इस बीच रामू का घमंड बढ़ता जा रहा था। वो दर्पण में खुद को देखता और कहता, मैं ठग नहीं, मैं किस्मत का राजा हूं। लेकिन रात को जब वो अकेला होता, उसे अजीब आवाजें सुनाई देती जैसे कोई पुकार रहा हो। उसे हरिया की टूटी हुई आवाज, सुल्तान की चीखें और भोला की हंसी सुनाई देती थी। धीरे धीरे उसका मन डर और भ्रम से भर गया। एक दिन दरबार में खबर आई कि एक साधु आया है जो राजा का असली चेहरा जानता है। रामू ने तुरंत उसे बुलवाया। साधु आया, चेहरा ढका हुआ था। रामू बोला, कौन है तू? साधु ने धीरे से कपड़ा हटाया, वो भोला था। रामू हैरान रह गया। उसने गुस्से में कहा, तू जिंदा कैसे है? मैंने तुझे मरवाया था। भोला बोला, मरने के लिए पैदा नहीं हुआ था मैं, तुझे गिराने के लिए आया हूं। उसी वक्त सुल्तान महल के पिछले दरवाजे से सैनिकों के साथ दाखिल हुआ। रामू ने तलवार खींची। दोनों ओर से युद्ध छिड़ गया। भोला और सुल्तान ने मिलकर रामू को महल के बीचों बीच घेर लिया। रामू बोला, मैं तुम्हारा राजा हूं। भोला चिल्लाया, तू राजा नहीं, ठग है जिसने सबको धोखा दिया। रामू ने तलवार से वार किया, लेकिन भोला ने चकमा देकर उसकी तलवार छीन ली। उसके हाथ में वही जहर की शीशी थी जिससे रामू ने असली राजा को मारा था। भोला बोला, याद है, यही तेरी किस्मत थी। और उसने वो जहर रामू के मुंह में डाल दिया। रामू जमीन पर गिर पड़ा। उसके होंठ कांप रहे थे। उसने कहा, मैं राजा था। भोला झुककर बोला, नहीं, तू बस एक ठग था जिसने अपना खेल जरूरत से ज्यादा लंबा खेल लिया। रामू की आंखें खुली रह गईं और उसका ताज जमीन पर गिर पड़ा। बिजली चमकी, आसमान गूंज उठा और महल की दीवारों से टकराकर उसकी हंसी हमेशा के लिए गुम हो गई। अगले दिन लोग जब महल पहुंचे तो देखा कि राजा की लाश पड़ी थी और उसके ताज पर खून के निशान थे। गांव के बुजुर्ग बोले, ठग चाहे कितना भी चालाक क्यों न हो, कर्म का हिसाब कभी नहीं चूकता। और इस तरह भटपुर गांव का अंत एक राजसी धोखे की कहानी से हुआ, जिसे लोग आज भी फुसफुसाकर सुनाते हैं। चार ठग थे, जिनमें से एक राजा बना, पर आखिर में ठग ही निकला।